ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह ऑनलाइन क्लास में हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन स्टडी किया। तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा था बेटा? आरबीसी। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ये बात समझ आ गई थी पूरी आज आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्सीजन से रैपिड रेट पर होता है, यानी ये रैपिड होता है एज कंपेयर ऑक्सीजन, रैपिड एज कंपेयर ऑक्सीजन। एक तो ये बात। दूसरी बात कि जो 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड अप्रोक्स 4 to 4.2 ml CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। यानी 100 ml ब्लड ऑक्सीजन कितनी ट्रांसपोर्ट कर रहा था? 20 ml। जबकि 100 ml ब्लड CO2 जो है वो ब्लड से एल्वियोली में जाएगी। कितनी जाएगी? ब्लड से एल्वियोली में, एल्वियोली के अंदर 100 ml ब्लड 4 से 4.2 ml CO2 एल्वियोली तक ट्रांसपोर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं कार्डियक आउटपुट की बात करूं तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है बेटा? 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट में लगभग 200 ml CO2 ट्रांसपोर्ट होगी। अरे 100 ml ब्लड अगर 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो 5 लीटर ब्लड कितनी करेगा? लगभग 200 ml। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों CO2 का रैपिड ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है O2 के कंपेयर, इस चीज को हमें देखना है। तो आइए अपन इसको डिस्कस करते हैं कि रैपिड कैसे हो रहा है। देखिए, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बेटा एक तो ब्लड प्लाज्मा से होता है, इसके अलावा आरबीसी के द्वारा, और एक बेटा प्रोटीन्स या एमाइनो एसिड के द्वारा, एमाइनो एसिड। तो 3 फॉर्म में जो है CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीजन के कंपेयर रैपिड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है। प्लाज्मा लगभग 5 to 7% ट्रांसपोर्ट करती है, 7% डाटा ही लेके चलिएगा। आरबीसी लगभग 70% ट्रांसपोर्ट कर रही है, और ब्लड प्रोटीन जो है वो 23% ट्रांसपोर्ट कर रही है। इज दैट क्लियर? तो सबसे ज्यादा रोल किसका है? आरबीसी का है। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इनका जो है मैकेनिज्म होगा। देखिए बच्चों, प्लाज्मा में CO2 आएगी, प्लाज्मा में CO2 आएगी, और प्लाज्मा में एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बहुत ही लेस कंसंट्रेशन में है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही लेस अमाउंट में है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके और H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक एसिड। राइट बेटा? कार्बोनिक एसिड। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रही है? प्लाज्मा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रही है? कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, राइट? इसके अलावा बेटा आपको ध्यान होना चाहिए, प्लाज्मा के अंदर Na+Cl- ये साल्ट है, तो ये क्या बनेगा? NaCl भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं आरबीसी। वही बात बेटा, आरबीसी में भी CO2 आया, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और यहां पर भी एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लेकिन यहां इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और यहां पर ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। इज दैट क्लियर? तुरंत क्या होगा बेटा कि ये कार्बोनिक एसिड है, ये आगे इसी एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आगे ब्रेक हो जाएगा H+ और HCO3- में, दैट इज बाइकार्बोनेट। इज दैट क्लियर? तो आरबीसी जो CO2 की जिस फॉर्म को बनाता है वो क्या है बेटा? बाइकार्बोनेट फॉर्म।
देखो प्लाज्मा क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड, आरबीसी क्या बना रहा है, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट आयन है बेटा, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इज दैट क्लियर? यहां पर और भी रिएक्शन देखिए आप लोग। अब आएगा हीमोग्लोबिन और इसके साथ पोटेशियम साल्ट, तो ये रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ, H प्लस HCO3 माइनस के साथ, और ये बना देगा KHCO3 और HbH प्लस, HbH प्लस। देखिए Hb रिएक्ट हो जाएगा H प्लस के साथ और HCO3 बाइंड हो जाएगा K के साथ, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इज दैट क्लियर? लेटर ऑन KHCO3 फिर से ब्रेक होगा बेटा और बना देगा K प्लस और HCO3 माइनस। यहां तक बात आपको समझ आ जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, इधर ये NaCl एक बार फिर से ब्रेक होगा बेटा, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब देखना ध्यान से क्या होगा, HCO3 किसमें बना, आरबीसी में, ये HCO3 मूव कर जाएगा प्लाज्मा में, तो यहां से नेगेटिव चार्ज का कंपाउंड मूव कर गया किसमें, प्लाज्मा में, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्लाज्मा में आ गई। 70% बनाई किसने, आरबीसी ने, लेकिन चली किसमें गई, प्लाज्मा में। और यहां से जो Cl माइनस है वो चला जाएगा आरबीसी में, तो अब क्या होगा, K प्लस रिएक्ट हो जाएगा Cl माइनस के साथ और क्या बन जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और HCO3 माइनस ये रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ, Na प्लस के साथ, और ये बना देगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है, राइट? समझ आया? अब देखो ये इधर क्या बना, KCl, ये क्लोराइड शिफ्ट हो गया है प्लाज्मा से किसके अंदर, आरबीसी में। ध्यान रखना ये साल्ट बन रहा है जो कि पीएच बैलेंस करेगा ब्लड की, तो ये इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या इसे कहते हैं हेमबर्गर फिनोमिना, हेमबर्गर फिनोमिना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या है कि आरबीसी से बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में टर्न होते हैं और क्लोराइड जो है वो प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट होते हैं, इसे क्लोराइड शिफ्ट या हेमबर्गर फिनोमिना कहते हैं, और ये पीएच या आयन बैलेंस करने का कार्य करता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, क्लोराइड शिफ्ट या हेमबर्गर फिनोमिना इसको कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा CO2 जो किस फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो फॉर्म कौन सी है, बाइकार्बोनेट, 70%, और ये फॉर्म बनाता कौन है, आरबीसी। लेकिन अब क्वेश्चन सुनिए क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सबसे ज्यादा CO2 ट्रांसपोर्ट करता कौन है, ऑप्शन प्लाज्मा, ऑप्शन आरबीसी, ऑप्शन ब्लड प्रोटीन। देन आप समझिए, प्लाज्मा अपना 7% तो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है, और ये वाली 70% भी किसमें आ गई है, प्लाज्मा में आ गई है, तो अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करेगा, प्लाज्मा। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे ज्यादा CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन CO2 सबसे ज्यादा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है बाइकार्बोनेट, और ये फॉर्म कौन बनाता है, आरबीसी। ये बात ध्यान रखिए, दो तरह के क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है, संभल के चलिएगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं ब्लड प्रोटीन जो 23%, इसमें क्या होगा देखो, अमीनो एसिड का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, NH2COOH, RCH है ना, तो NH2 ग्रुप होता है ना, अमीनो ग्रुप होता है, तो ये जो अमीनो ग्रुप है इसमें ये बाइंड होगा CO2 के साथ, बाइंड विद CO2, तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो बेटा, HCONH2COOH, इसे बोलते हैं कार्ब एमिनोग्लोबिन, कार्ब एमिनोग्लोबिन, क्योंकि ये एमिनो ग्रुप, ये अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन का ही है। इज दैट क्लियर?
कार्ब एमिनोग्लोबिन, तो इस फॉर्म में 23% ट्रांसपोर्ट होगी। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको एकदम अच्छे से ये वाली चीज? ओके, तो 5 to 7% प्लाज्मा, 70% आरबीसी और 23% ब्लड प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन के ही एमाइनो एसिड इसको आगे कैरी करेंगे। इज दैट क्लियर? पूरा समझ आया आपको? अब देखिए इस पूरी कहानी का जो है कंक्लूजन आपको बताते हैं। क्लोराइड शिफ्ट को ध्यान रखिएगा भाई। कंक्लूजन ये है बेटा, अगर हम इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन ये है कि प्लाज्मा जो है उसने बनाया कार्बोनिक एसिड, आरबीसी ने बनाया बाइकार्बोनेट, और जो एमाइनो एसिड है प्रोटीन के उन्होंने बनाया HCONH ये फॉर्म हमारे पास है। इस फॉर्म में हमारे पास CO2 है, ये CO2 की फॉर्म से, तो ये 7%, ये 70% और ये 23%। अब ये सारे किसके कंपोनेंट है? ब्लड के। तो ब्लड ने ये CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है 3 फॉर्म में। अब ये सारी CO2 जाएगी बेटा लंग्स के अंदर, यानी ये CO2 सारी कहां चली जाएगी? लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई में। यहां पर अब अपन बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले कौन आएगा? H2CO3। H2CO3 यहां पर आकर ये वापस ब्रेक हो जाएगा बेटा CO2 प्लस H2O में, और ये CO2 रिलीज हो जाएगी। कितनी CO2 रिलीज हो गई भाई? 7% CO2 रिलीज होगी लंग्स में आकर। ठीक है, इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं अपन। HNH प्लस CO2, ये CO2 भी बेटा रिलीज होगी 23%, राइट। लेकिन जो ये वाली CO2 है HCO3 के साथ, ये CO2 रिलीज नहीं हो सकती, और ये CO2 कम नहीं है, ये CO2 कितना है? 70%, ये अभी रिलीज नहीं हो रही है। अब क्या होगा? एल्वियोलाई में आपको पता है कि O2 बहुत ज्यादा है, एल्वियोलाई में हमने O2 लिया है ना अभी ब्रीथिंग करके। ये O2 क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो एक चीज और भी आ रही है ना, आरबीसी में एक चीज और भी बनाता ना, HbH+ भी बनाता, याद होगा आपको। तो HbH+ भी यहां पर आया हुआ है, HbH+ भी यहां पर आया हुआ है। अब क्या करेगा? ये O2 इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी, HbH+ के साथ बाइंड होगी, तो ये क्या बनेगा? HbO2, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद H+ रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? H+। ये H+ अब इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, किसके साथ? HCO3- के साथ, और बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और फिर H2CO3 बनने से वापस CO2 प्लस H2O बनेगा, और ये CO2 बेटा यहां से रिलीज हो जाएगा। यानी इस 70% CO2 को रिलीज कराने में जो रोल रहा है वो किसका रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अरे सुनिए ना, HbO2 बना तो H+ रिलीज हुआ, ये H+ इस HCO3 के साथ बाइंड होकर H2CO3 बनाएगा, तभी तो ये CO2 रिलीज होगी। मतलब CO2 रिलीज कराने में किसका रोल रहा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप जरा बात को सुनिए ना, कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, इससे H+ रिलीज होंगे, ये H+ HCO3 के साथ बाइंड होकर H2CO3 बनाएंगे, और लेटर ऑन ये CO2 रिलीज होगी। यानी
ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेव करके CO2 रिलीज करवाई, इसे हार्डेन इफेक्ट कहते हैं। हार्डेन इफेक्ट बोहर इफेक्ट का ऑपोजिट है। आज सुबह बताया था ना, बोहर इफेक्ट HB के डिसोसिएशन को समझाता है, जबकि हार्डेन इफेक्ट HB के सैचुरेशन की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो हार्डेन इफेक्ट क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा और वो H+ रिलीज करेगा, जिसकी हेल्प से बाइकार्बोनेट से CO2 रिलीज होगी, इसे हार्डेन इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह बेटा ये ब्लड 3 फॉर्म के अंदर CO2 लेके आता है और ये CO2 फिर लंग्स के थ्रू बाहर रिलीज करवा दी जाती है। इज दैट क्लियर? ये CO2 का पूरा ट्रांसपोर्ट है। पूरा समझ आया आपको एकदम अच्छे से? ठीक है, क्लियर? तो बहुत आसान सा टॉपिक है, ये आपको मैंने बताया। तो अब आप पढ़ सकते हैं अपनी कोई भी बुक, तो आपको समझ में आ जाएगा और नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा ना। तो CO2 का रैपिड ट्रांसपोर्ट हुआ क्योंकि O2 का ट्रांसपोर्ट केवल RBC कर रही थी, जबकि CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 चीजों के द्वारा हो रहा है, प्लाज्मा, RBC और हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इज दैट क्लियर? या ब्लड प्रोटीन बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बोलो ज्यादा बेहतर रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, गैसियस ट्रांसपोर्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है बेटा? कि जो ब्रोंकी होती है, स्मॉल ब्रोंकी जो होती है, इन ब्रोंकीज में इन्फ्लामेशन होने से, इन्फ्लामेशन हो गया है, इनमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, रिजल्टिंग क्या हुआ कि इनके अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा बनने लगा है, क्योंकि जो गॉबलेट सेल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। तो ब्रोंकी के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया है और म्यूकस बहुत ज्यादा बनने लग गया है ना। तो ऐसे में क्या होगा बेटा? डिस्पनोइया का केस भी आ सकता है, यानी ब्रीदिंग पेनफुल रह सकती है। दूसरी बात, ये सिम्टम्स बता रहा हूं मैं इसके, रेगुलर कफ का केस रह सकता है ना, येलो ग्रीन स्पूटम बनेगा, है ना। तो ये कुछ सिम्टम है जो ब्रोंकाइटिस के हैं। और ये जो ब्रोंकाइटिस है वो स्मोकिंग से भी हो सकती है बेटा, इसको भी ध्यान रखना है, इसका स्मोकिंग भी इसका रीजन है। तो अब इस ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट क्या किया जाए? इसमें इन्फेक्शन का केस हो गया है, तो इसमें एक तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा इसमें ब्रोंकियोडायलेटर का यूज करना चाहिए, ब्रोंकियोडायलेटर जो ब्रोंकस को डायलेट करे, क्योंकि ब्रोंकस में म्यूकस बहुत ज्यादा बन गया है तो ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है सही, इसलिए ब्रोंकियोडायलेटर यूज करना चाहिए, जिससे कि ब्रोंकस थोड़ी ओपन हो और ब्रीदिंग इजी हो जाए। इज दैट क्लियर? बाकी प्रिवेंशन रखना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये ब्रोंकाइटिस है। इसके अलावा जो एक और डिसऑर्डर आपके सिलेबस में दे रखा है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है बेटा, एलर्जिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बेटा कि जो ब्रोंकियोल है उनकी जो मसल्स हैं उनमें स्पाज्म हो जाता है, जकड़न हो जाती है, उनमें वो कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है, उसमें बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी इनहिबिट हो जाती है, तो ब्रोंकियोल मसल स्पाज्म हो जाता है। अब वो मसल सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, है ना। और ये एलर्जी की वजह से होता है बेटा। अब एलर्जी किसी से भी हो सकती है बेटा, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, कोई भी बेटा डस्ट पार्टिकल है, एरोसोल है, एयर पार्टिकल कोई भी है ना, या कोई भी एलर्जन, पोलन ग्रेन वगैरह वगैरह भी हो सकते हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जन कहा जाता है। तो ये एलर्जिक डिसऑर्डर है और एलर्जी एक एंटीबॉडी की वजह से होती है जिसको कहते हैं IgE। ये एक एंटीबॉडी है बेटा,
तो ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, राइट। तो सेम केस है बेटा इसके अंदर भी, इसमें भी म्यूकस ज्यादा बनेगा, लेकिन इसका मेन सिम्टम ये है कि ब्रोंकियल मसल स्पाज्म हो जाना, राइट। तो इसका जो है ट्रीटमेंट में मैं यही बोलूंगा कि अगर इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा इसमें एंटी एलर्जिक ड्रग लेनी चाहिए, आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी चाहिए, और एक प्रिवेंशन फ्रॉम एलर्जन, प्रिवेंशन फ्रॉम एलर्जन, जो जिस पार्टिकल से आपको एलर्जी है, डस्ट से है, एरोसोल से है, या कोई भी पोलन ग्रेन से है, जिस पार्टिकल से एलर्जी हो रही है उस पार्टिकल से प्रिवेंशन रखना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद एक और डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे यहां पर, एम्फाइसीमा। तो ये बहुत अच्छा डिसऑर्डर है, अच्छा तो नहीं है मतलब वैसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में क्या चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो है सिगरेट स्मोकिंग या जो भी टोबैको स्मोकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से ये होता है। और इसमें क्या है बेटा, इन्फ्लेशन हो जाता है, या यूं बोलिए कि एबनॉर्मल डिस्टेंशन हो जाता है इस डिसऑर्डर के अंदर इन ब्रोंकी एंड यू कैन से एल्वियोलर सेक, राइट। अब इसको मैं अच्छे से सिखाता हूं आपको क्या होता है। देखो कि जो ये एल्वियोली है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स है एल्वियोली, तो स्मॉल एक एल्वियोलर सेक में 3 से 4 एल्वियोली होती है, और एल्वियोली एक स्मॉल सेल है, और स्मॉल सेल है तो एल्वियोली एक स्मॉल सेल है बेटा, और स्मॉल सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, हमेशा सरफेस एरिया ज्यादा रहता है, इस वजह से ये गैसियस एक्सचेंज भी ज्यादा करती है, गैसियस एक्सचेंज भी ज्यादा होता है, राइट, नॉर्मली केस में बता। लेकिन एम्फाइसीमा के केस में क्या होता है कि जो एल्वियोली है, इन एल्वियोली की वॉल डिसॉल्व हो जाती है, एल्वियोली की वॉल क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। तो ये एल्वियोली की वॉल क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, इस तरह से, इस तरह से। तो अब ये एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी वॉल डिसॉल्व होने की वजह से, और इससे इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, लार्ज सेल बन जाएगी ना, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो फिर बेटा गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, कम होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बेटा, O2 बहुत कम हो जाएगी, और डेथ कॉजिंग डिसऑर्डर है बेटा, इससे डेथ हो सकती है, ध्यान रखना ये बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर है, समझ गए ना। तो इसको मैंने इजी सिखाया है कि एल्वियोली की वॉल डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर वो वॉल डिसॉल्व, पहले वो जो छोटी छोटी सेल की फॉर्म में थी, अब वो सेल की फॉर्म में नहीं रहेगी, अब वो एक बड़ा क्या बन जाएगा बेटा, बताओ, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा बड़ा। इज दैट क्लियर? और उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा और गैस एक्सचेंज कम होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये है बेटा एम्फाइसीमा। इज दैट क्लियर? एम्फाइसीमा का केस में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना बेटा कि स्मोकिंग अवॉइड कर देनी है बिल्कुल। दूसरी बात, इसकी एक मेडिसिन भी आती है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, तो वो उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, along with antibiotics and bronchodilator drug। एंटीबायोटिक और ब्रोंकियोडाइलेटर ड्रग साथ में लगानी है, ये एम्फाइसीमा है, और इसका मेन आपको मैंने ये समझा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और आता है बेटा आपका न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae and Haemophilus influenza। ये बैक्टीरियल डिजीज है,
स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भाई, चेक कर लें। तो ये एक बैक्टीरिया की डिजीज है और सेम बेटा इसमें भी वही केस है, कफ रहना है ना, म्यूकस ज्यादा बनेगा है ना, ठंड लगेगी है ना, और फीवर, हेडेक, और जो अपने नेल्स हैं, ये जो नेल्स हैं ये थोड़े ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, ब्लूइश कलर आ जाएगा। एनीमिया का केस हो सकता है, एनीमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ब्लड के अंदर O2 की डेफिशिएंसी होना। तो ये न्यूमोनिया के सिम्टम्स है बेटा, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट्स है उसमें अपन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही लगाएंगे, एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट करेंगे, ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। आपको याद रखना क्या है कि न्यूमोनिया कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सिम्टम्स क्या है, कफ, ठंड लगेगी, हेडेक होगा, फीवर होगा, म्यूकस ज्यादा बनेगा, नेल ब्लूइश कलर के हो जाएंगे है ना, एनीमिया हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये न्यूमोनिया के अंदर आपको बताना है और ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है बेटा ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। ये किसकी वजह से होता है बेटा, इसको समझिए। ये क्या होता है कि कोई एरोसोल, एयर पार्टिकल या सिलिका पार्टिकल या एस्बेस्टोस पार्टिकल, ठीक है, ये जो पार्टिकल हैं, फॉरेन पार्टिकल जो हैं, ये हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं, एयर के साथ लंग्स में एंटर कर जाएंगे ये पार्टिकल, और लंग्स में जाकर ये फाइब्रोसिस कॉज करेंगे। फाइब्रोसिस यानी फाइबर कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा बनाएंगे, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा बनेगा, बहुत ज्यादा फाइबर कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, और इनसे इन्फ्लामेशन का केस हो जाएगा, घाव हो जाएगा लंग्स में, इन्फ्लामेशन का केस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो लंग्स है वो डैमेज हो सकता है बेटा। अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा, बहुत ज्यादा फाइबर कनेक्टिव टिश्यू बन जाएंगे, इन्फ्लामेशन होगा, लंग्स की सेल्स डैमेज हो जाएगी, सेल्स डैमेज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली लंग्स डैमेज हो जाएंगे और ये डेथ कॉजिंग डिसऑर्डर होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो माइंस वर्कर होते हैं, माइंस में काम करते हैं, उनको इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सिलिका पार्टिकल अगर हमारे अंदर जाते हैं तो इससे जो डिसऑर्डर होगा उसको सिलिकोसिस कहते हैं। एस्बेस्टोस से होने वाले डिसऑर्डर को एस्बेस्टोसिस कहते हैं, है ना। तो ये ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, है ना। जब कोई फॉरेन पार्टिकल लंग्स में एंटर करता है और उससे लंग्स डैमेज हो जाए तो इस तरह के डिसऑर्डर को कहा जाता है। इसका प्रिवेंशन सबसे बड़ा क्योर है बेटा, है ना। अगर माइंस वर्कर हैं तो वो प्रॉपर मास्क लगाकर काम करें, है ना। एरोसोल पार्टिकल को अपनी एयर के थ्रू अंदर जाने से रोकें, समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहें, है ना। इन चीजों से बचना ही उपाय है इनका, राइट। तो ये कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टर्म है, एक आता है टर्म यूपनोइया, ठीक है, एक आएगा एपनोइया, डिस्पेनोइया, बार बार आया है ये टर्म, एस्फाइक्सिया, एनोक्सिया, ठीक है, एनीमिया, हाइपोकैप्नोइया, हाइपरकैप्नोइया। ये कुछ रेस्पिरेटरी टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो यूपनोइया। यूपनोइया का मतलब है कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, यू मतलब ट्रू, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, जो कि आपने देखा था 14 to 18 ब्रीदिंग रेट आपने पढ़ा होगा, ब्रीदिंग रेट है ना, पर मिनट। और इन्फेंट अगर बच्चे की पूछ ले, इन्फेंट है ना, इन्फेंट में ये 44 पर मिनट होती है बेटा ब्रीदिंग रेट, इन्फेंट में ज्यादा होती है। और नाइट स्लीप के अंदर ब्रीदिंग रेट कम होती है, जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रीदिंग रेट कम होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग 14 से 18 पर मिनट मैंने बताया था, इन्फेंट में 44 बहुत ज्यादा होती है। एपनोइया, इसका मतलब है कि जो ब्रीदिंग है वो टेम्परेरी स्टॉप हुई है,
टेम्परेरी ब्रीदिंग का स्टॉप होना, ब्रीदिंग टेम्परेरी स्टॉप होना क्या कहलाता है? एपनोइया, यानी ब्रीदिंग टेम्परेरी स्टॉप है। डिस्पनोइया में मैंने आपको बताया था कि पेनफुल ब्रीदिंग होना या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, दैट इज डिस्पनोइया। तो यूपनोइया क्या है? नॉर्मल ब्रीदिंग। एपनोइया टेम्परेरी ब्रीदिंग का स्टॉप होना, डिस्पनोइया पेनफुल ब्रीदिंग होना। नाउ एस्फाइक्सिया, ये एक तरह का सफोकेशन केस है, सफोकेशन ड्यू टू हाई CO2 concentration and less O2 concentration in environment, atmosphere। आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहां पर CO2 बहुत ज्यादा है और O2 बहुत कम है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको सफोकेशन होगा, दम घुटेगा आपका। ये एस्फाइक्सिया केस। एनोक्सिया, O2 कम होना इन टिश्यू, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी। एनीमिया, O2 कम होना ब्लड। बच्चों ध्यान रखना इन दोनों टर्म को। एनोक्सिया का मतलब है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होना और एनीमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना। इज दैट क्लियर? ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। हाइपोकैप्निया, CO2 कम हो रही है ब्लड के अंदर, और हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरकैप्निया यानी CO2 ज्यादा है ब्लड के अंदर, CO2 हाई इन ब्लड। सो दैट इज द सम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। यूपनोइया, मेरे साथ रिवीजन करो। यूपनोइया नॉर्मल ब्रीदिंग, एपनोइया टेम्परेरी ब्रीदिंग का स्टॉप होना, डिस्पनोइया पेनफुल ब्रीदिंग, एस्फाइक्सिया एक सफोकेशन केस है कि जब एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ज्यादा है ना। एनोक्सिया ऑक्सीजन का कम होना टिश्यू में, एनीमिया ऑक्सीजन का कम होना ब्लड में, हाइपोकैप्निया CO2 कम है ब्लड में, और हाइपरकैप्निया CO2 का ज्यादा होना ब्लड के अंदर। तो इस तरह बच्चों हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो नोट्स में आपको सेंड करूंगा और आप अच्छे से इस चीज को रीड करिएगा। कोई डाउट है तो अपन ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।